Cl2 है, इनमें से क्या आप बता सकते हैं कि कौन धनायन है यानी पॉजिटिव चार्ज है और कौन ऋणायन यानी कि नेगेटिव चार्ज है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। इससे पहले हमने आयनिक यौगिक देख लिए क्या होते हैं। आयनिक यौगिक जिनमें पॉजिटिव और अपोजिट चार्जेस होते हैं, आयन्स होते हैं, वो वाले यौगिक। तो चलिए इनके गुणधर्म देखते हैं, गुण देखते हैं। तो पहला क्या है, भौतिक भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति में क्या है, जो धन एवं ऋण, पॉजिटिव एवं नेगेटिव आयनों के बीच मजबूत आकर्षण होता है, ये तो हमें पता है। प्लस अपोजिट चार्जेस आपस में खींचते हैं, है ना, आकर्षण करते हैं, प्लस माइनस खींचेंगे। बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। कठोर तो होते हैं, है ना, ठोस भी होते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे लिखा है थोड़े, ज्यादा नहीं होते। ये भी नहीं कि हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। अब आगे देखते हैं, ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर का क्या मतलब है, ऐसी वस्तु जिन्हें चोट लगने पर जो टूट जाते हैं। अगर हम इन्हें पीटेंगे किसी चीज से तो ये टूट जाएंगे, यानी कि टूटने वाले होते हैं, तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक यानी कि वो पॉइंट टेम्परेचर का जिस पर वो गल जाते हैं, और क्वथनांक मतलब टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर ये उबलने लगते हैं। ये होता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, और गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो चलिए, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक क्यों होता है, तो उसका रीजन यही है यहाँ से। अब देखिए घुलनशीलता। घुलनशीलता क्या है, घुलनशीलता यानी सोल्यूबिलिटी, मतलब वो कितना घुल सकता है पानी में या जिसमें भी घोलेंगे हम। तो पढ़ते हैं, विद्युत संयोजन यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में आविलय होते हैं। आविलय मतलब कि ना घुलने वाले। ठीक है, जो यौगिक होते हैं ये वाले, ये कैसे होते हैं, ये जल में तो घुल जाते हैं, लेकिन पानी में तो घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन पेट्रोल में ये नहीं घुलते। अब देखते हैं विद्युत चालकता क्या होती है। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है ना। कि किसी भी विलयन में, कोई भी विलयन हो, है ना, विलयन मतलब आपको पता है ना, किसी भी चीज का मिक्सचर, मतलब मैंने पानी और नींबू को मिला दिया, वो एक विलयन है, ऐसी कोई कहते हैं विलयन। तो इसके अंदर जो विद्युत यानी करंट की जो चालन है, उसके लिए आवेश कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आवेश पता है आपको, चार्ज होने जरूरी है, तो इन पे तो होते ही हैं। अब देखते हैं, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, क्योंकि वो जब हमें पता है कि आयनिक यौगिक, इन पे आयन होते ही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते ही हैं। तो ये जब पानी में घुलते हैं तो ये आयन्स में हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाते हैं। तो अब देखते हैं, जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयनिक विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाता है, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव की तरफ जाता है। और ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। क्योंकि, अब क्यों नहीं करते, विलयन में तो करते हैं, जब लिक्विड होते हैं, जब द्रव होते हैं तब तो करते हैं, करंट का, है ना, चालन करते हैं। लेकिन जब ठोस अवस्था में होते हैं तो नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखते हैं। क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है ना, क्योंकि ये ठोस होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब हमने करंट करते हैं तो इनके आयन इधर उधर नहीं जा पाते, है ना। तो क्योंकि हमने अभी ऊपर ही देखा कि जो आवेशित कणों की गतिशीलता, जब तक वो गतिशील नहीं होंगे, जब तक जो करंट है वो पास नहीं होंगे। हमने देखा है, जब हम देखते हैं कि जो सेल से होते हैं, जो पॉजिटिव से वो जाते हैं, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाते हैं, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज जाते हैं सेल के अंदर। ये अभी हम जब हमारा सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, अब पता चल गया ठोस अवस्था में क्यों नहीं होते, क्योंकि जो इनकी दृढ़ संरचना होती है, इसमें आयनों की गतिशीलता संभव नहीं होती। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि
गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन एवं विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। धातुओं की प्राप्ति। अब धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं, है ना। धातु हमें मिलते कैसे हैं। अब देखते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, अब जो भी हमारी भूपर्पटी है धरती की, पृथ्वी की, उसमें जो भी तत्व और यौगिक पाए जाएंगे उन्हें खनिज कहते हैं। अब देखिए, है ना, ये जो मैंने निशान लगा रखे हैं वो आप अपनी बुकों में निशान लगा के रखें, अपने साथ बुक लेके बैठें, इससे आपके नोट्स भी बनते रहेंगे। तो चलिए, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। है ना, आपको पता चला खनिज किसे कहते हैं। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में पाया जाता है जिसे निकालना लाभकारी होता है, उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। अयस्क किन्हें कहते हैं? उन खनिजों को कहते हैं जिसमें विशेष धातु काफी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं का निष्कर्षण देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए, कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं, है ना। कुछ तो यौगिक बना के रखते हैं, कुछ स्वतंत्र रूप से अकेले पड़े हुए रहते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, ये तो हमने वो देख लिया ऊपर ही। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए गोल्ड, सोना, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अयस्क और ये हो गया। और कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड तथा, अब देखिए, कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। संयुक्त यानी जुड़ के रहते हैं ये सल्फाइड और ऑक्साइड के साथ, है ना, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ। अब सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं हमने देख ही लिया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि यह कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जिंक, आयरन, लेड आदि की अभिक्रियाशीलता मध्य होती है, ये भी हमने देख लिया। अब पृथ्वी की भूपर्पटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, जो मैंने अंडरलाइन किया है, मतलब हाईलाइट किया है, आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। क्यों होते हैं, एक रीजन देखते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ के पेपर में पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। अब देखिए, अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं एवं उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। अब देखिए, ये इन्होंने एक माइंड मैप दिया हुआ है कि अयस्क के धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण क्या है ना, अयस्क कैसे कैसे निकाले जाते हैं। तो अभी हम यही सब देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। जो अयस्क है, अयस्क को लिया, अयस्क का सांद्रण है। अब इसको हमने देखा कि ये उच्च अभिक्रियाशील धातुओं वाला है या मध्य अभिक्रियाशील धातु वाला है, निम्न अभिक्रियाशील वाला है। तो हमने पहले देखा कि ये उच्च वाला है। तो हमने क्या किया, एक गलित धातु है का विद्युत अपघटन करेंगे, है ना। विद्युत अपघटन हमने देख लिया कैसा होता है, पिछली क्लास में भी हमने देखा था, ऐसा कुछ होता है विद्युत अपघटन। ठीक है, ऐसा ही वो बना के रखते हैं स्ट्रक्चर विद्युत अपघटन के लिए, जिसमें हम विद्युत अपघटन ही हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था अपने। तो आप उसे भी दे चैप्टर को पढ़ लें अगर आपने ना पढ़ा हो तो। फिर हमें शुद्ध धातु मिलती है ना। ऐसी मध्य अभिक्रिया में जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं, हमने भी देखा कि वो कार्बोनेट के रूप में होते हैं या सल्फाइड के रूप में होते हैं, जो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं होते हैं। अब ये निष्पादन करते हैं और भर्जन करते हैं। निष्पादन और भर्जन क्या है, अभी हम आगे देखते हैं कि क्या होते हैं। ऐसे ही निम्न अभिक्रियाशील धातु सल्फाइड अयस्क,
का भी भर्जन करेंगे, फिर धातु प्राप्त करेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद फिर ये माइंड मैप आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्या है। अयस्कों का समृद्धिकरण। देखिए, पृथ्वी में खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। ठीक है, गैंग के नहीं कहते, पता चलिए आपको। सक्रियता श्रेणी में नीचे जाने आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। ये मैंने देखिए अंडरलाइन किया ताकि HGS का आप वो बता सकें। सिनाबार किसे कहते हैं, इसका सूत्र अगर पूछ लेगा तो आप कर सकते हैं, है ना। चलिए नहीं पढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुएं काफी अनभिक्रिया होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे सीनाबार हो गया, मरकरी का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। यह अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। तो देखिए, आपको पता चला कि हमने मरकरी सीना बार से, है ना, कैसे हमने पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाया, फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड से हमने मरकरी निकाल लिया। तो ये देखिए इसकी रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन भी आपको पेपर में पूछ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, कि पहले हमने सीना बार लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हमने क्या कराया, हीट दिया, तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया। देन उसके बाद मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर हमने हीट किया तो हमें मरकरी मिल गया। देखते हैं, इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फेट सल्फर के रूप में उपलब्ध तांबे कॉपर को केवल वायु में गर्म करने उसको अयस्क से अलग किया जाता है। वैसे ही कॉपर के साथ भी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अब जो मध्य में स्थित है उनका कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। प्रकृति में यह प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। अभी हमने देख लिया, ये सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। ठीक है, क्योंकि हम देखिए अभी पिछली में क्या क्या हमने पहले क्या क्या ऑक्साइड में ही चेंज किया, फिर ऑक्साइड से हमने शुद्ध धातु को प्राप्त किया। तो इसलिए क्या कहते हैं अब इसे भी हम ऑक्साइड में ही प्राप्त करेंगे पहले, सल्फाइड और कार्बोनेट से। तो इसलिए अपचयन से पहले धातु को सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। ठीक है, अब आवश्यक क्यों है, क्योंकि वो आसान होता है, ऑक्साइड से जो शुद्ध धातु निकालना आसान होता है, इसलिए हम ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। अगर ये भी पूछ लेगा तो आप लिख देंगे। अब देखिए, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। पता चला भर्जन क्या कहते हैं, देखते हैं, फिर से बताता हूँ। देखिए, जो सल्फाइड का अयस्क होता है उसको वायु की उपस्थिति में, है ना, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाना ही भर्जन कहलाता है ना। भर्जन की क्या प्रक्रिया है, मैंने एक सल्फाइड का अयस्क ले लिया, जैसे कि मैंने ये जिंक सल्फाइड ले लिया, इसको क्या किया, एयर की वायु की उपस्थिति में, अब वायु में क्या ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ क्या किया, हीट किया, बहुत अधिक हीट दिया, मतलब बहुत ज्यादा ताप दिया, इसको बहुत अधिक ताप पर गर्म किया मैंने, तब ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, इसको ही भर्जन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निष्पादन कहा जाता है। अब निष्पादन को क्या क्या, जिंक कार्बोनेट, अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था सल्फाइड था, है ना, यहाँ पे सल्फाइड था, यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट था। इनमें डिफरेंस क्या है भर्जन और निष्पादन में, इसमें सल्फाइड था, इसमें कार्बोनेट था। इसमें वायु की उपस्थिति में किया, लेकिन यहाँ पे सीमित वायु की उपस्थिति में किया, सीमित, है ना, ये बहुत ज्यादा अधिक ना बहुत कम, जितनी हमें जरूरत थी उसी में सीमित में किया। ठीक है, और इसमें भी क्या किया हमने, ऑक्साइड ही बनाया, और इसमें भी ऑक्साइड ही बनाया। तो भर्जन और निष्पादन में आपको डिफरेंस पता चल गया क्या है। अब देखते हैं, इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। अब ये अपचायक का क्या मतलब है, अपचायक का मतलब है जो दूसरे को क्या कर दे, उसका ऑक्सीजन निकाल दे, उसे हम अपचायक कहते हैं। जैसे इसने क्या बोला, कार्बन, अब जो कार्बन है, अगर मैं कार्बन की ये देखिए यहाँ पे कार्बन की जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराए, तो ये जो कार्बन है ये
जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाल लेगा, तो इसलिए से अपचायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपचायक। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? अपचयन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना? अपचायक, अपचायक और अपचयन में आप समझ गए क्या डिफरेंस है ना? एक कार्बन ने क्या किया, इससे ऑक्सीजन ले लिया, तो ये अपचायक है। अपचायक वो होता है जो दूसरों से ऑक्सीजन को छीन लेता है या निकाल देता है उसका ऑक्सीजन, उसे अपचायक कहा जाता है। ठीक है। और ये जो रिएक्शन हुई, अभिक्रिया हुई, इसे अपचयन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन की कमी हो गई। और यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, तो ये क्या हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। अपचयन उपचयन, है ना, उपचयन अपचयन रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कार्बन का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अपचयन, है ना, अपचयन अभिक्रिया का इस्तेमाल करने के अलावा हम विस्थापन अभिक्रिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, ये आपको पूछ सकता है, ये ना चले तो भी, लेकिन ये सब तो होनी चाहिए रिएक्शंस याद, भर्जन, निष्पादन। ठीक है। अब देखिए यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। अब जो विस्थापन अभिक्रिया वो अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है तो क्या करें, देखते हैं क्या होता है इसका। देखिए इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है ना, इसमें जो हीट इतनी ज्यादा निकलती है कि जो धातुएं होती हैं वो गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। इतनी ज्यादा हीट होती है कि वो जो धातुएं होती हैं वो पिघल के आती है हमारे पास। वास्तव में आयरन यानी फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमीनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। समझ गए कि क्या होता है? इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? एल्यूमीनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी, है ना, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमीनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों और मशीनों के पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए अगर आपसे पूछ रहे थर्मिट अभिक्रिया लिखिए, तो आप उसकी ये डेफिनेशन लिख देंगे जो है कि यहाँ से आयरन वाली, और फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा इसका, फिर पूरे नंबर मिलेंगे आपको। चलिए अब सक्रियता श्रेणी से सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो देखिए इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है ना, इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये क्या है? तो देखिए इसका ये एक सेटअप है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज एनोड होता है, पॉजिटिव वो होता है, क्या कहते हैं इसको, रोड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड। और एक दूसरा क्या होता है, कैथोड, जिसमें नेगेटिव चार्ज है। अब इनमें हम रिएक्शन करते हैं, कैसे करते हैं अभी देखते हैं, चले पढ़िए। तो देखिए इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड पर देखिए, कैथोड पर जो ऋण आवेश इलेक्ट्रोड है पर धातुएं निक्षेप होती हैं। अब इसमें देखिए ऋण कौन सी है ना, कैथोड पर, कैथोड पर देखिए नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस पे पॉजिटिव जाते हैं। देखिए ये जो कॉपर प्लस 2 प्लस है, तो देखिए ये किसकी तरफ जा रहा है, इधर को जा रहा है, और यहाँ से निकल के देखिए सब इस पे जा रहे हैं। पर धातुएं निक्षेपित होती हैं तथा एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त होता है। ठीक है, कि क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है। अभिक्रियाएं इस प्रकार है। अब देखिए कैथोड पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो है ना, तो ये सोडियम पॉजिटिव बन गया, ये क्लोरीन नेगेटिव। ये देखिए ये रिएक्शंस होते हैं कैथोड और एनोड पर। तो आपसे पूछा जाए कि कैथोड पर कौन सा धातु विक्षेप वो, हाँ, निक्षेपित हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा यानी कैथोड पे, और जो नेगेटिव है वो एनोड पे जाएगा, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो आप ये बता सकते हैं, ये पूछा जाता है। धातुओं का परिष्करण, धातुओं का परिष्करण कैसे होगा, विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा।
अब देखिए कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है ना। इस प्रक्रम में क्या करते हैं, अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। जो अशुद्ध धातु है उसमें हमने क्या किया, एनोड बनाया। ये जो एनोड है ये अशुद्ध धातु है जिसे हम शुद्ध बनाएंगे। इसमें भी ये मिक्सचर, अभी ये यौगिक हमें नहीं पता है ना, ये मिक्सचर है। अभी हमें शुद्ध बनाना है। इसमें मान लीजिए इन्होंने कॉपर क्लोराइड लिया, ये जो भी लिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो आप, या जो भी ले लो, उसे हमने क्या किया, एनोड बनाया। अब इसमें से हमने मैग्नीशियम को अलग करना है या कॉपर को अलग करना है और क्लोराइड को अलग करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उससे पहले हमने क्या किया, एनोड बना दिया। देखिए एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, और जो शुद्ध धातु है उसे कैथोड बनाया जाता है। जैसे ये इन्होंने कैथोड ये शुद्ध धातु की बनाई है। धातु के लवण, अब देखिए धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। अब जो धातु का लवण विलयन होता है ना, धातु का लवण, जैसे कि सोडियम का लेंगे तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये धातु का लवण विलयन है ना। और ये अशुद्ध है, ये हमें नहीं पता इसमें क्या क्या मिला हुआ है। ये जो एनोड जिसकी हमने बनाई ये अशुद्ध है, इसे हमें नहीं पता क्या क्या इसमें मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि इसमें जो धातु है वो हमें पता है, लेकिन उसके साथ जो जो है वो नहीं पता। और देखिए अवघट के रूप में, तो चित्र 3.12 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अवघट से जब धारा प्रवाहित की जाती है, धारा यानी कि करंट जब प्रवाहित की जाती है, तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। जो अशुद्ध धातु होती है वो अपघट्य में घुल जाती है ना, इसके अंदर घुल जाती है। अब घुल जाती है, इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अवघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अब जो शुद्ध धातु है वो कैथोड पर निक्षेपित होने लग जाती है, और जो अशुद्धियां होती हैं वो उसमें घुलने लगती हैं विलयन में। अब देखिए विलय अशुद्धियां विलय विलयन में चली जाती हैं तथा अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। अब देखिए एनोड पंख, ये जो गंदगी है ये इसके अंदर चली गई है, ये एनोड पंख है। और जो शुद्ध धातु है वो उसके ऊपर निक्षेपित होने लग गया है, यहाँ से इधर को जाने लग गया है। देखिए एरो मार के देखिए दिखा भी रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। अब देखिए संक्षारण, अब संक्षारण को हम, कितना बचा हुआ है अभी, चलिए संक्षारण को हम, थोड़ा सा बचा है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। संक्षारण, संक्षारण के संबंध में अध्याय 1 में आप निम्न बातों का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में हम ये पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सिल्वर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक है, लंबे समय तक आर्द्र आर्द्र यानी नमी वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रिका पदार्थ की परत चढ़ जाते हैं, जिसे जंग कहते हैं, है ना। तो इन्होंने देखिए एक क्रियाकलाप किया, इन्होंने क्या किया, पानी लिया और वायु ऐसी खुली छोड़ दी। यहाँ पे क्या किया, तेल लिया, इसको यहाँ पे डाल लिया, और ये वायु है, और ये ऊपर से इन्होंने कॉर्क लगा के बंद कर दिया है। बी बी टेस्ट ट्यूब लिया इन्होंने, और सी में क्या किया इन्होंने, शुष्क वायु है। ये जो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है ये क्या करता है, ये वायु को क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो उन्होंने रिएक्शन कराई तो हमें पता चला कि जो जंग लगा वो सिर्फ इस ए वाले में लगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो जंग लगने के लिए हमें वायु की भी जरूरत पड़ेगी और नमी की भी जरूरत पड़ेगी, तभी जंग लगेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ नमी दी, वायु का इन्होंने क्या किया, वायु को रोक दिया तेल डाल के, जिससे कि क्या हुआ, वायु के संपर्क में ये नहीं आ पाई कील, तो जिससे इस पे जंग नहीं लगा। ऐसे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने वो हवा तो दे दी, है ना,
वायु तो दे दी लेकिन शुष्क, ये जो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है ये क्या करता है, ये नमी को खींच लेता है। तो इसने नमी को इसने खींच लिया, लेकिन अब इसको क्या किया हमने, नमी नहीं दिया, लेकिन वायु तो दी है, तो भी इसमें क्या हुआ, जंग नहीं लगा। तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों हमें चाहिए। ठीक है, नमी भी चाहिए और वायु की उपस्थिति भी चाहिए, तभी जो होगा जंग लगेगा। ठीक है, और इसके बाद संक्षारण से सुरक्षा। अब संक्षारण से सुरक्षा कैसे मिलती है ये भी देख लेते हैं। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है, लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाकर, जस्ता यानी कि कोपर, है ना, कोपर की परत चढ़ाकर। ठीक है, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण तथा मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर दो धातुओं या धातुओं को मिलाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। अब देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यहाँ पे देखिए, धातु के गुणधर्म को बेहतर बनाने के लिए अच्छी विधि विधि मिश्रात्मक है। इस विधि से हम इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी कभी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। ठीक है, गर्म करने पर वो और मुलायम हो जाता है, इससे वो थोड़ा और खिंच जाता है लचीला होकर। लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन, है ना, 0.05% मिला दिया जाता है तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है, और लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात यानी कि स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा इसमें जंग नहीं लगता है, जो हमारे बर्तन होते हैं। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु की कुछ भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को ही मिश्रातु कहते हैं। ठीक है, इसे तैयार करने के पहले मूल धातु के गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है, यानी ठंडा किया जाता है। देखते हैं, क्या आप जानते हैं, शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं तथा यह काफी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, बहुत नर्म होने के कारण हम इसके जो है आभूषण नहीं बनाते हैं, ज्वेलरी नहीं बनाते सीधा। अब देखते हैं, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः, मतलब ज्यादातर आभूषण बनने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, और इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने से है और 2 भाग या तो चांदी हो या तो तांबा का मिलाया जाता है। अब देखिए, यदि कोई धातु पारद है तो इसके मिश्रातु को अमलगम कहते हैं, है ना। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्रातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। ठीक है, जो शुद्ध धातु की अपेक्षा जो ये मिश्र धातु थे इनकी चालकता, है ना, जो करंट पास करने की, या है ना, विद्युत चालकता दी है तो करंट पास करने की क्षमता तथा गलनांक यानी गलने की क्षमता बहुत कम होती है ना, जल्दी गलते नहीं है और करंट भी ज्यादा पास नहीं करते। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ता, है ना, कॉपर एवं जिंक को मिश्रातु पीतल तथा ताम्र एवं टिन, कॉपर एवं एसेंट, ठीक है, टिन की मिश्रातु कांसा विद्युत के कुचालक है, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। शीशा एवं टिन की मिश्रातु सोल्डर है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि वेल्डिंग के लिए कौन सा हमें से धातु उपयोग किया जाता है,
तो ये भी आपको पढ़ ली, इसलिए मैंने ये पढ़ा। अब देखिए प्राचीन भारतीय धातु क्रम का चमत्कार। अब देखिए लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ को जंग से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। अगर आप कुतुब मीनार जाओगे, दिल्ली में रहते हो, तो आप इसे देख सकते हो। कुतुब मीनार में यह है अभी भी। यह लोह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन है, यानी 6000 किलो है। इसमें अभी भी जंग नहीं लगा, और ये 1600 वर्ष पूर्व, मतलब 1600 वर्ष पहले बना था, साल पहले बना था, और इसमें जंग नहीं लगा है अभी तक। तो आप सोच सकते हैं क्या है ना। है ना, ये जो जस्ता जस्ता होता है, यहाँ पे जिंक है ना। मैंने शायद यहाँ पे गलत बता देता, जस्ता जिंक इसका मतलब है। और और तो ये देखिए, अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।